अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के साथ। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और ये क्या था? इट वॉज एन एसेक्सुअल मेथड। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में किसी भी तरीके के गैमीट्स यूज नहीं होते, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो इस रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग आते हैं वो एग्जैक्ट कॉपी मिलती है। ठीक है, ये देखा था। और हमने प्लांट्स के केस में स्पेसिफिकली पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब प्लांट्स में हमने क्या, हाँ, तो हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देखा कि प्लांट्स के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स के पास स्टेम होती है, प्लांट्स के पास रूट्स होती हैं, प्लांट्स के पास तो सीड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। चलिए, तो हमने देखा कि भाई प्लांट्स के पास तो फ्लावर्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें रूट्स देखा, स्टेम देखा, हमने लीव्स में भी पढ़ा। ठीक है, अब वी नो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होता है? फ्लावर्स के केस में होता है। तो फ्लावर्स में हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को नहीं मिल रहा था। देन हमने क्या देखा था कि भाई जितने भी प्लांट्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, इन स्टेम में, रूट में, लीव्स में। यहाँ से मैं ये जो आपका फ्लावर्स है ना, यहाँ से इरेज कर देती हूँ ताकि आप बिल्कुल गलत मत लिख दो, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो इन सब में अलग अलग तरीके की होती है मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली प्लांट्स ऐसे स्ट्रक्चर बनाता है जिससे वो पूरा एक न्यू प्लांट ग्रो करा सके। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। आप आई होप सबको लास्ट क्लास याद है, फटाफट से हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले स्टेम पढ़ा था। स्टेम में मैंने क्या क्या बताया था आपको? ट्यूबर बताया था। पोटैटो में जिसमें आईज होती हैं, नोड्स की तरह काम करती हैं, वहाँ से बड्स निकलते हैं। हर किसी से फाइनली बड्स निकलते हैं और उन बड्स से रूट एंड शूट निकलता है, यानी कि न्यू प्लांट ग्रो कर रहा है। तो यहाँ से न्यू प्लांट देखने को मिलता है। और हमने क्या देखा था? हमने देखा था बल्ब, जिसमें हमने अनियन का एग्जाम्पल किया था। देन हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था राइजोम। राइजोम जैसे कि जिंजर, जिंजर किया था। जिंजर हॉरिजॉन्टल होता है, राइजोम क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिंजर। वो प्लांट जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, ब्रांच रहता है। इमेजिन करो उसके नोड्स में से बड्स निकल रही हैं। उसी तरीके से हमने कॉर्म्स किया था। हमेशा इसको इसी ही तरीके से पढ़ेंगे। पहले राइजोम पढ़ेंगे, फिर कॉर्म्स पढ़ेंगे ताकि भूलेंगे नहीं। तो जैसे राइजोम जिंजर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था, कॉर्म्स वर्टिकली ग्रो कर रहा था। एग्जाम्पल अरबी, कोलोकेशिया, है ना? ये किया था हमने, वो वर्टिकल ग्रो कर रहा था और अगेन उसके नोड्स में से बड्स निकल रहे थे। यहाँ पे हमें सर्कुलर बड्स देखने को मिल रहे थे। ठीक है, और क्या क्या पढ़ा था हमने? कॉर्म्स पढ़ लिया था भाई। फिर हमने देखा कि भाई कुछ कुछ प्लांट्स हैं, अभी तक तो हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स होता है उसकी स्टेम एरियल स्टेम हैवी हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तो हमने क्या पढ़ा था उसमें? स्टोलॉन पढ़ा था। वो हैवी हो जाती है, नीचे कर जाती है, जैसे ही वो सॉइल में गिरती है फिर न्यू प्लांट मिलता है। उसके बाद उसी के जैसा हमने क्या किया था? सकर किया था। सकर्स में क्या हो रहा था? प्लांट के जो पार्ट्स हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है। मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आप भूलेंगे नहीं। ये देखिए, ये प्लांट की अंडरग्राउंड स्टेम है, जहाँ पे भी कुछ डिस्टेंस पे जाके ये ग्रो करने लग जाती है। अब ये है न्यू प्लांट, दिस इज द बेबी प्लांट। ये अपने पेरेंट प्लांट से, मदर प्लांट से सारा न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम सकर बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पोटैटो कर लिया, हमने ट्यूबर कर लिया, हमने अनियन में बल्ब्स किया था लास्ट क्लास में। जिसने नहीं देखी है लास्ट क्लास, आप देख सकते हैं बच्चों, वो रिकॉर्डेड में आएगी। देन हमने राइजोम्स किया जिंजर में। हमने उसके बाद कॉर्म्स की, देखो सर्कुलर नोड्स हैं, यहाँ से आपको शूट मिलेगी। देन हमने साकर हो गया, ये आपका स्टोलॉन हो गया। उसके बाद हमने क्या देखा?
कुछ कुछ प्लांट जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, लॉन ग्रास होती है, घास होती है, अंडरग्राउंड स्टेम में ना दूर दूर जाके वो कहीं पे भी जहाँ जहाँ फैलती रहती है वहाँ से रूट्स आने लगती हैं। अच्छा, जो रूट्स अपनी किसी और जगह से आती है, वो रूट्स जो टी रेडिकल के अलावा कहीं और से आती हैं, उनको क्या बोल रहे हैं हम? एडवेंटिशियस रूट्स। सिमिलरली जो शूट्स कहीं अपने प्लूम्यूल के अलावा कहीं और से आती है, उसको हम एडवेंटिशियस शूट्स बोलते हैं। तो यहाँ से आ गया। अब एक चीज याद रखना, इसको हम रनर बोलते हैं और हमेशा एक रनर में ना एक इंटरनोड आता है, ठीक है, इससे ज्यादा इंटरनोड देखने को नहीं मिलती हैं। देन इसी टाइप का चीजें जब इसी ही टाइप की रनर जैसी चीजें जब एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, वाटर हायासिंथ है, तो इसको ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से हमने रिवाइज कर लिया। अब हमने लीफ भी पढ़ा था कि लीफ में भाई जब मार्जिन्स में आ रहा था, जब मार्जिन्स में बड्स था, उसका एग्जाम्पल था ब्रायोफाइलम। और कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे बिगोनिया कि उस लीफ को आप उसका कोई भी पार्ट उसको जमीन में गाड़ दो, वो न्यू प्लांट मिल जाता है। देन हमने क्या किया, हमारे पास रूट्स बच गया। अब देखो रूट्स में क्या देखा था, मैंने आपको टैप रूट बताया था भाई, जो रूट इस तरीके से जाती है सीधी सीधी वर्टिकल ग्रो करती है, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल गुआवा हो गया। फिर हमने ट्यूबरस रूट या फिर फाइब्रस रूट, उसका एग्जाम्पल किया था। और हमने स्वीट पोटैटो किया था, तो स्वीट पोटैटो इज अ रूट ट्यूबर। पोटैटो क्या होता है, स्टेम ट्यूबर, स्वीट पोटैटो इज अ रूट ट्यूबर। ठीक है, चलो नाउ अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स। तो अभी तक क्या हो रहा था ना, प्लांट्स के पास खुद से ये कैपेबिलिटी थी कि भाई मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिससे मैं बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए न्यू प्लांट ग्रो कर दूंगा। लेकिन यही चीज हम मैनमेड भी कर सकते हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल मेथड्स बोलते हैं। और ये बच्चों वही मेथड है जो आप स्कूल में पहले पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में, जूनियर क्लासेस में। तो सबसे पहला आपका मेथड होता है कटिंग। अब कटिंग में आप क्या करते हो, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट के पास क्या है, रूट है, प्लांट के पास स्टेम है। अब जैसे इमेजिन करो रोज का प्लांट है, रोज का जो स्टेम होता है ना, जिसपे आपका फ्लावर निकल रहा है, उसको काट दो। ये लेट्स सपोज ये प्लांट है, ये आपका फ्लावर है, और आप यहाँ से कोई स्टेम को कट कर दो। इस स्टेम को जब आप जमीन में गाड़ोगे तो वहां से न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेम कटिंग देखने को मिल रही है। अब एग्जाम्पल मैंने क्या बताया आपको, रोज बताया। उसी तरीके से चाइना रोज भी होता है। चाइना रोज क्या होता है, हिबिस्कस। हिबिस्कस, ये दोनों बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं जो इस तरीके से ग्रो कराए जाते हैं। एंड उसके अलावा आपके पास आ जाते हैं शुगर केन, ठीक है। एंड ऑब्वियसली नोडल रीजन काटे जाएंगे ताकि वहां से इजीली आपकी ग्रोथ हो सके न्यू प्लांट की। इसी तरीके से कटिंग रूट की भी ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रूट की कटिंग ले ली। एग्जाम्पल बताओ मुझे, एग्जाम्पल क्या होगा अगर मैं रूट को कट करूंगी, लेमन, एग्जाम्पल लेमन आ गया। देन आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल, और कौन सा आएगा आपके पास, आई थिंक इट्स टैमरिंड। टैमरिंड क्या होता है, इमली। इमली, इसका जो इमली का पेड़ होता है ना, जो उसके प्लांट के रूट्स होंगे, आप रूट की कटिंग ले लो। एक कट करी है मैंने, एक ब्रांच कट कर दी, अब उसको मैंने जमीन में सॉइल में गाड़ दी, अब वो न्यू प्लांट मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कटिंग बोलते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियली वेजिटेटिव पार्ट्स को ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, चलो अब अगले में आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे मेरा अब क्या दिख रहा है, दिस इज नोन एज लेयरिंग। ये भी पढ़ते थे हम, जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं। लेयरिंग में क्या होता है, अब सपोज करो ये मेरा कोई प्लांट है, ठीक है, मैंने इस प्लांट की एक लोअर ब्रांच ले ली और इस ब्रांच को मैंने थोड़ा सा नीचे लाके जमीन में लाके, हाँ जमीन में लाके मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पे सॉइल ढक दिया। सॉइल ढक दिया मैंने, यहाँ पे पत्थर रख दिया ताकि वो मूव ना करे। अब मैं यहाँ पे पानी वानी आराम से दे रही हूँ, तो यहाँ पे सॉइल है। धीरे धीरे आप देखोगे ना, इसी जगह से यहाँ से रूट्स आने लगेगी और यहाँ से न्यू शूट भी आने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं माउंट लेयरिंग।
माउंट लेयरिंग क्या हुआ, एक हीप बना दिया, एक ढेर सा बना दिया। आपने क्या किया, एक ब्रांच को लेके जमीन में रखा, उसको दबा के रखा, सॉइल से ढक दिया। अब क्या हुआ, एक पौधे जैसा बन गया और वहां से न्यू प्लांट हो गया। यहाँ से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आएंगी, एडवेंटिशियस शूट्स निकल आएंगी। सो दिस इज माउंट लेयरिंग। एक आपका मेथड होता है जिसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। अब देखो एयर लेयरिंग में क्या है, नाम से ही पता लग रहा है हम लेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन हम हवा में कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई उसको जमीन में नहीं कर रहे। तो क्या करेंगे, ये देखो ये एक प्लांट है, ठीक है। अब अगेन कभी भी कोई चीज लेते हैं ना, नोडल रीजन से लेते हैं। हम देख चुके हैं कि प्लांट्स के जो नोड्स रीजन है वहां से हमें एडवेंटिशियस रूट्स और एडवेंटिशियस शूट्स देखने को मिलती है, वहां से ग्रो हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, उसके नोडल रीजन की ना यहाँ पे हमने गर्डलिंग कर दी। गर्डलिंग क्या होती है, देखो आपने देखा होगा ना कि जैसे प्लांट होता है, जब आप उसकी बार्क को रिमूव करोगे, मतलब लेट्स सपोज ये आपका प्लांट है, ठीक है। अब ये आपकी यहाँ पे डेड टिश्यू होता है विच इज नोन एज द बार्क। जब आप इसको खरोचोगे, इसको निकालोगे तो अंदर की सॉफ्ट स्टेम देखने को मिलेगी। अब ये हो गई आपकी सॉफ्ट स्टेम, इसको पूरा नहीं निकालना, क्योंकि अब इसको पूरा निकाल दोगे तो क्या होगा, अंदर का जो टिश्यू है दैट इज आपका फ्लोएम, आपका जाइलम, जो कि फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो अगर पूरा ही अंदर का निकालेंगे तो क्या होगा, आपकी वो ट्रांसपोर्टेशन टूट जाएगी, है ना। तो ये चीज हम नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ बाहर बाहर की बार्क को निकाल देंगे ताकि अंदर की कंटिन्यूटी बनी रहे। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, सॉइल ढक देना है। अब ये मेरे पास एक न्यू फ्रेश सा प्लांट मुझे मिल गया। इस प्लांट में मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना हार्मोन छिड़क दूंगी ताकि कोई मुसीबत नहीं आए इसके पास अपनी अच्छी खासी चीजें हो ग्रो करने के लिए, ठीक है। डन। किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हार्मोन छिड़क दिया और मैंने यहाँ पे रख दी मॉइस्ट सॉइल, ठीक है, और मैंने उसको पॉलीथिन बैग से बांध दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये देख रहे हो, ये टॉफी नहीं है, ये क्या है, नाउ इट इज अ प्लांट। इसको मैं यहाँ से अलग करके दूसरी जगह अब ग्रो कराऊंगी ना, मुझे पूरा प्लांट मिलेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। देखो आपको एक न्यू प्लांटलेट मिल गया, इसको जब आप ग्रो कराओगे ना तो आपको कंप्लीटली न्यू प्लांट देखने को मिलेगा। डन, बिल्कुल समझ आया सबको। सो दिस इज नोन एज एयर लेयरिंग। आप हवा में ही सॉइल प्रोवाइड कर रहे हो और उसको बांध रहे हो, ठीक है। चलो अगले में आ जाओ। अब ये क्या मैंने बना दिए इतने सारे डायग्राम, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा था हमने, लेकिन ये बहुत सिंपल है, ये भी आपने पढ़ा है। दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। याद आया ग्राफ्टिंग क्या होता है, अगेन जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं। आपने देखा है, आपने सुना होगा ग्राफ्ट्स वर्ड, आपने बहुत बार सुना है। क्या होता है ये ग्राफ्ट्स, लेट्स सपोज मेरी स्किन में कोई बर्न हो गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी किसी दूसरे रीजन की हम स्किन लेते हैं, स्किन के ग्राफ्ट लगाते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो वहाँ की स्किन अलग सी तो हो नहीं जाती। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई मैंने स्किन लगाई, अब कुछ सालों बाद होता है ना कि एक जैसी स्किन देखने को मिलती है। हमको पता है ना, जो कुछ लोग सर्जरी कराते हैं, लेट्स सपोज किसी का फेस बर्न हो गया है, कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए हैं जिसकी वजह से स्किन ग्राफ्ट बॉडी में लगाए गए हैं, तो क्या होता है, वो स्किन ग्राफ्ट लगा दिया। इस हैंड में यहाँ पे कोई बर्निंग हो गई तो मैंने यहाँ पे दूसरी जगह का एक स्किन ग्राफ्ट लगा दिया। अब जब मैं यहाँ पे दूसरी जगह का ग्राफ्ट लगाऊंगी तो कुछ टाइम बाद ना ये प्रॉपर एक टिश्यू की तरह ग्रो करेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ की स्किन और आसपास की स्किन कोई अलग लगेगी, नहीं लगेगी, इसमें एक कंटिन्यूटी आ जाएगी। सेम चीज हम प्लांट्स के लिए भी करते हैं। प्लांट्स के लिए क्या करते हैं, हम ग्राफ्टिंग करते हैं। हमने एक प्लांट लिया, मान लो मेरे पास एक अच्छा खासा प्लांट है, उसको ना मैं स्टॉक बोलती हूँ, मतलब मुझे मेन प्लांट, दिस इज माय मेन प्लांट, ठीक है, मेरा मेन प्लांट है जिसको मुझे उगाना है। अब इसको देखो ऐसे याद रखो कि स्टॉक को मैं हमेशा संभाल के रखूंगी, मैं अपना स्टॉक नहीं बदलूंगी, स्टॉक मेरा है, उसको मैं संभाल के रखूंगी, उसमें मैं चीजें ऐड करती रहती हूँ। स्टॉक खाली तो नहीं करते, कोई बंदा अपना सारा माल खाली तो नहीं करता, उसमें चीजें ऐड करता रहता है। तो ये है मेरा स्टॉक विच इज माय मेन प्लांट। अब मेरे को कोई भाई ब्रीडिंग करानी है, कुछ भी कराना है, मैंने दूसरे प्लांट की चीजें
मैं चाहती हूँ कि उस प्लांट की क्वालिटीज मेरे स्टॉक में आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां से दूसरा प्लांट उठाऊंगी, उसका एक ग्राफ्ट उठाऊंगी। मैंने वहां से उसका ग्राफ्ट लिया जिसको हम बोलते हैं स्कियोन। समझ आया? बिल्कुल क्लियर है। देखो, एक स्टॉक लिया, एक मेन प्लांट लिया। अब जो चीज मेरे को चाहिए थी, स्किन का टुकड़ा, एक ग्राफ्ट ले लिया मैंने दूसरे प्लांट का, उसको क्या बोला, स्कियोन, और उसको बाद में फ्यूज करा दिया। फ्यूज कराने के बाद क्या हुआ, वो एक प्लांट की तरह ग्रो होने लगा। ठीक है, अब ये इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। जब आप उसको ज्वाइन करते हो ना, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई प्लांट है, मैंने एक प्लांट लिया और मैंने उसको थोड़ा सा पार्ट काटा, एक ब्रांच काटी और दूसरे प्लांट की मैंने वो ब्रांच लगा दी। जैसे आप रोज प्लांट में करते हो ना, एक डंडी उठाई आपने और वहां से कट कर दिया, दूसरी प्लांट की डंडी उठाई, उसको टाई कर दिया। सेम ये चीज हम ग्राफ्ट के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल सेम चीज। दिस इज ग्राफ्टिंग ओनली। हमने एक प्लांट लिया और वहां पे स्कियोन जोड़ दिया। अब उसको वहां पे मैंने जोड़ दिया। जोड़ते समय मुझे ये ध्यान रखना है कि उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब भाई, अब सेम चीज, जो जाइलम है, जो फ्लोएम है, वो कंटिन्यूटी में आना चाहिए ताकि न्यू टिश्यू बन जाए। एक तो कंटिन्यूटी हो गई। मान लो ये मेरा न्यू प्लांट है, इसके नीचे मैंने ओल्ड प्लांट जोड़ दिया, अभी ये कंटिन्यूटी तो बन गई, एक के ऊपर एक तो आ गया, लेकिन अब ये ग्रो भी तो करेगा, तो ये साथ में ग्रो होना चाहिए, एक टिश्यू की तरह यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये इंश्योर बहुत जरूरी होता है कि एक टिश्यू के जैसे ही वो ग्रो करे, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस देखी जाती हैं जो मैं अभी आपके संग डिस्कस करूंगी। तो दिस इज नोन एज ग्राफ्टिंग। ठीक है, चलो अब सबसे पहले यहाँ पे मेरा मेथड होता है बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग में क्या किया, देखो ये पेड़ ले लिया, यहाँ पे मैंने एक टी शेप का इंसिशन कर दिया, यहाँ से टी शेप का मैंने यहाँ से कट कर दिया। दूसरे प्लांट से मैंने एक इस तरह की बड निकाल दी, ये मैंने यहाँ से बड निकाल दी, इस बड को मैंने बोल दिया स्कियोन। अब ये बड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी और बाद में मैंने इसको अच्छे से कर दिया टाई। जब टाई किया, मैंने ध्यान रखा कि उसके जो कंटिन्यूटी आए। कंटिन्यूटी आने का मतलब है कि उसके वैस्कुलर बंडल्स आपस में जॉइन होने चाहिए, वो एक साथ ग्रो करने चाहिए, आगे जो भी ग्रोथ होगी वो एक साथ होनी चाहिए, एक प्लांट की तरह होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये टाइप को बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। अब दूसरी देखो कौन सी है, यहाँ पे एक और मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम लगाया है। दिस इज नोन एज अप्रोच ग्राफ्टिंग। क्या बोलते हैं, अप्रोच ग्राफ्टिंग बोलते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हो गया, मैंने दोनों प्लांट को मैं कैसे पास पास लाई, मैंने ले लिया एक स्टॉक। ठीक है, अब एक ले लिया मैंने स्कियोन। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्टॉक लिया जो कि किसी पॉट में ग्रो कर रहा था। ठीक है, अब मैंने इसका स्कियोन को, यहां पे एक चीज है कि दोनों क्या है, रूटेड हैं, दोनों ही रूटेड हैं। अभी तक बड ग्राफ्टिंग में मैंने एक सेक्शन लिया था और उसको जोड़ा था, यहाँ पे दोनों जमीन से गड़े हुए हैं, दोनों सॉइल में हैं, दोनों अपना अपना प्लांट ग्रो कर रहे हैं। फिर मैंने इनकी फ्यूजिंग करा दी, थोड़ा सा उसमें से मैंने स्क्रैच किया, थोड़ा सा उसमें से स्क्रैच किया। अब ये ध्यान रखना है कि सेम थिकनेस का होना चाहिए, सेम थिकनेस होगी तभी तो कंटिन्यूटी बनेगी। ठीक है, अब मैंने इसको टाई कर दिया। कुछ टाइम बाद जब इसमें कंटिन्यूटी बन गई, इन्होंने एक प्लांट की तरह ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी और इसको दूसरे प्लांट में रूट कर दूंगी। सो मैंने क्या किया, दो रूटेड प्लांट्स को अप्रोच कराया एक साथ और मैंने एक न्यू प्लांट बनाया। दिस इज डन। सो दिस इज अप्रोच ग्राफ्टिंग। चलो, दूसरा मेरे को यहाँ पे मेथड, मैंने अगेन यहाँ पे क्या लिख रहा है, दिस इज नोन एज टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग क्या होती है, अब देखो ये ऐसे सांप की टंग की तरह लग रहा है ना, ये ऐसे हिज करता है जब स्नेक, तो इसी टाइप की टंग होती है उसकी, ऐसे ऐसे फोक्ड टंग होती है, ऐसे कटी हुई सी होती है फोक की तरह। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट को इस तरह काटा, अपने स्टॉक को भी इस तरह काटा। अब ये देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, ये जो स्टॉक है, ये इसके ऊपर एक और प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, अब मैं इसको
ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये देखो वैस्कुलर बंडल यहाँ से अलग नहीं होना चाहिए, जब मैं इसको पेस्ट करूंगी ना उसके ऊपर तो वो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि वो उसकी थिकनेस सेम होगी, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया, अब वो एक प्लांट की तरह ग्रो करेगा। सो दिस इज नोन एज टंग ग्राफ्टिंग। ऑल राइट, चलो अगला देखो, एक ये मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। अब क्राउन ग्राफ्टिंग क्या होता है भाई, ये देखो मैंने क्या किया, एक स्टॉक लिया, मैंने इसको यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, और मैंने छोटे 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 बहुत सारे स्कियॉन ले लिए, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ से काटूंगी तो यहाँ लगा दूंगी। तो जैसे एक क्राउन होता है ना, ऐसे एक रिंग सी है, साइड साइड में मान लो हीरे मोती जड़े हुए हैं, सुंदर सा डिजाइन बना हुआ है, बिल्कुल सेम एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। करना क्या है, 2-3 मैंने स्कियॉन लगा दिए उसके ऊपर, तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड दिस इज नोन एज क्राउन ग्राफ्टिंग। चलो अब ये लास्ट मेरे पास बचता है वेज ग्राफ्टिंग। वेज ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, देखो यहां पे मैंने क्या किया, एक वेज की तरह शेप काटी और इसी शेप का मैंने क्या ले लिया, स्कियॉन ले लिया। बाद में इस शेप को मैंने यहाँ पे इस तरीके से ओवरलैप कर दिया एंड फाइनली मैंने इसको टाई कर दिया। अब ये एक न्यू प्लांट की तरह ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है, समझ आया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ग्राफ्टिंग। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं और उसी क्वेश्चन से मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। चलो देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्राफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ग्राफ्टिंग बिल्कुल नहीं हो सकती, किसमें नहीं हो सकती, मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकती। याद रखना, ग्राफ्टिंग हमेशा सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट्स में होती है, कभी भी मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, देखो देखो 2 चीजें मैंने आपको बोली। एक मैंने आपको बोला वैस्कुलर बंडल में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, वैस्कुलर बंडल में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने क्या बोली, भाई जब प्लांट को मैं ग्रो करा रही हूं ना तो उसकी कॉमन ग्रोथ होनी चाहिए। उसमें जो न्यू टिश्यूज बनेंगे ना, जो भी न्यू टिश्यूज बनेंगे वो कॉमन होने चाहिए, उसमें एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और वो कंटिन्यूटी मेंटेन होने का भी अगेन मतलब यही है कि वैस्कुलर बंडल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ताकि जो भी खाना मैं ट्रांसफर कर रही हूँ या फूड जो ट्रांसफर हो रहा है, वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो पूरे स्टॉक के साथ साथ उस स्कियॉन में भी जाए, ठीक है, यही मकसद है। अब देखो यहाँ पे क्यों, कैसे करेंगे फिर हम, चलो देखो डाइकॉट्स के केस में क्या होता है और मोनोकॉट्स के केस में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेट्स सपोज मैंने इसका ये सेक्शन ले लिया, ठीक है, अब इस तरीके से आपके वैस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं। दीज आर योर वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है। मोनोकॉट का यहां पे ले लो, मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, मतलब कोई तरीका ही नहीं है, कहीं पे भी रैंडमली अरेंज्ड होते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं ना तो मोस्टली वो पेरिफेरी एरिया में होते हैं। स्टेम में देखा जाए तो पेरिफेरी रीजन में ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। अब ये वैस्कुलर बंडल क्या है, चलो देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था, हमने 10th क्लास में टिश्यूज पढ़े थे, टिश्यूज, उसमें एक टर्म आती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। अगर किसी प्लांट के टॉप का टिप पोर्शन ले लूं या किसी रूट का टिप पोर्शन ले लूं तो वो हमेशा ग्रो करता रहता है, वहां पे ऐसी एक्टिविटी होती है, वो सेल हर वक्त डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्लांट बना है, प्लांट लंबा हो गया। अब भाई प्लांट को मोटा भी तो होना है, प्लांट को चौड़ा भी तो होना है, प्लांट में बार्क भी बननी है, कॉर्क भी बननी है, तो वो कैसे बनेगी। धीरे धीरे यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज अपनी इस एक्टिविटी को खो देते हैं। कौन सी एक्टिविटी को, ये
डिवाइडिंग, ये जो कॉन्टिन्यूसली सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं, कुछ मेरिस्टेमेटिक मतलब जो नए नए हैं वो ऊपर शिफ्ट होते रहेंगे और पुराने पुराने अपनी एक्टिविटी को खोते रहेंगे। जब ये अपनी एक्टिविटी को लॉस्ट कर देते हैं, खो देते हैं, तब यहाँ पे बात आती है परमानेंट टिश्यूज की। क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू सबको पता है कि जो मैं तब से जाइलम की बात कर रही हूँ, फ्लोएम की बात कर रही हूँ, ये क्या है? ये परमानेंट टिश्यूज हैं। जाइलम और फ्लोएम नहीं होगा तो प्लांट को खाना नहीं मिलेगा। रूट में से जो प्लांट्स सॉइल में से जो रूट सारा वाटर ले रहा है ना, वो पूरे ऊपर एक एक लीफ को नहीं मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम एंड फ्लोएम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये परमानेंट टिश्यूज होते हैं। क्या होता है? फटाफट से सुन लो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जब अपनी एक्टिविटी को खो देते हैं तो वो परमानेंट बन जाते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब ये जाइलम और फ्लोएम इस तरीके से एक साथ कंबाइन होते हैं और इसको बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। अंदर होता है जाइलम और बाहर होता है फ्लोएम। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, तो यहाँ पे क्या होगा? अंदर वाला रीजन है आपका जाइलम और बाहर वाला रीजन है आपका फ्लोएम। दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन जो होता है, और ये अंदर आपका पित्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम ध्यान नहीं देंगे, हमें से वैस्कुलर बंडल देखना है। एनाटॉमी तो हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका वैस्कुलर बंडल। अब देखो इसमें कोई अरेंजमेंट है। अब देखो जब मैं इसके ऊपर, ये प्रॉपरली ना रिंग में अरेंज्ड है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज्ड है, तो अगर मैं इस प्लांट के ऊपर एक और प्लांट लगाती हूं तो कंटिन्यूटी मेंटेन हो जाएगी। यहां पे कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं होगी, पता नहीं ऐसे ही यहां पे वैस्कुलर बंडल रैंडमली स्कैटर्ड है, रैंडमली स्कैटर्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बिल्कुल। चलो अब एक दूसरी चीज देखो। अब क्या होता है, जो वैस्कुलर बंडल है ना, मैंने आपको बताया जाइलम एंड फ्लोएम आर परमानेंट टिश्यू। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम का मतलब है ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कि डिवाइड करता रहता है। जब ये प्रोकैम्बियम परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है तो ये कैम्बियम बन जाता है या फिर वैस्कुलर बंडल बन जाता है। समझ आया क्या बोला मैंने? ज्यादा नहीं इन डेप्थ में जाना, सिंपल सी चीज फंडा समझ लो। प्रोकैम्बियम वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज परमानेंट जाइलम एंड फ्लोएम बना रहे हैं। मोनोकॉट में क्या होता है, सारा का सारा प्रोकैम्बियम वैस्कुलर बंडल में खत्म हो जाता है। सब प्रोकैम्बियम यूज हो गया, वैस्कुलर बंडल बन गया। तो मोनोकॉट में इस तरीके का वैस्कुलर बंडल हो गया जिसमें ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। लेकिन इन केस ऑफ डाइकॉट्स में क्या होता है, कुछ तो बन गया वैस्कुलर बंडल इस तरीके से, ये जाइलम, ये फ्लोएम, और कुछ वहां पे टिश्यूज रह गए प्रोकैम्बियम के जिनके पास अभी भी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, लेकिन उसको यहां पे बोल दिया कैम्बियम, और ये रीजन होता है कैम्बियम स्ट्रिप। इट इज अ कैम्बियम स्ट्रिप। जैसे मैंने बताया, ये कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी दिखाएगा, यानी कि ये डिवाइड होता ही रहेगा। और जो एक बार डिवीजन हो गई, पहली डिवीजन हो गई, हमें मिल गया जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो दूसरी डिवीजन होगी दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। आप बचपन से बड़े तक बढ़ते रह रहे हो, बढ़ते रह रहे हो। पहले जो इनिशियल आपकी ग्रोथ हुई प्राइमरी ग्रोथ, बाद में जो ग्रोथ हुई प्यूबर्टी आई, दैट इज योर सेकेंडरी ग्रोथ। सिमिलरली यहाँ पे प्लांट्स में पहले तो वैस्कुलर बंडल बन गया, अब होती है एक चीज विच इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो अब अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि डाइकॉट्स में क्यों पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था मोनोकॉट्स में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकती। नंबर 1, वैस्कुलर बंडल में कंटिन्यूटी होने की जरूरत है। डाइकॉट्स के केस में रिंग की फॉर्म में आपको वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, तो एक कंटिन्यूटी इस तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे एक के ऊपर एक। दूसरी चीज, क्योंकि डाइकॉट्स में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है, ये कैम्बियम रिंग
इस तरीके से प्रेजेंट है और ये ऐसे ग्रो करती रहेगी, सेकेंडरी ग्रोथ करते रहते हैं, यहाँ पे फ्लोएम बढ़ता रहता है, जो भी न्यू सेल्स बनते रहेंगे ना ये फ्लोएम पीछे हटता रहेगा, पीछे हटता रहेगा, और यही तो चीज है जो बाद में आपको बार्क देती है। दिस इज दी बार्क। तो वो पीछे जाते रहते हैं सेल्स। तो अब देखो, अब इमेजिन करो जब मैंने स्टॉक के ऊपर स्कियॉन लगाया, वैस्कुलर बंडल में कंटिन्यूटी आ गई, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो भाई जो भी न्यू टिश्यूज बन रहे हैं अब वो दोनों प्लांट का एक बन रहा है ना। प्लांट विल ग्रो एज अ वन प्लांट, ठीक है, एक ही प्लांट की तरह ग्रो होगा। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्यों भाई हमारे ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, क्योंकि उसमें लैक होता है कैम्बियम। ठीक है, सबको समझ आया? हर्बेशियस होने से कोई मतलब नहीं है, पैरेलल वेनेशन का कोई मतलब नहीं है। पैरेलल वेनेशन का मतलब लीफ की जो वेन्स हैं वो पैरेलल हो सकती हैं या फिर रेटिकुलेट हो सकती हैं। ठीक है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अब ये तीसरी चीज क्या है यहाँ पे, कॉन्जॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल। अब आप बोलोगे ये चीज तो मैंने आपको बताई ही नहीं, तो देखो मैं सब बताऊंगी आपको। अब होता क्या है, जब भी हम कॉन्जॉइंट की बात करते हैं ना, कॉन्जॉइंट मतलब जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस में है ना, सेम रेडियाई में है, इसके ऊपर ही आपको दिख रहा है, दिस इज कॉन्जॉइंट। ओपन का मतलब ये होता है, ऐसा याद कर लो, जो ओपन है कि मेरे अंदर सेकेंडरी ग्रोथ आने दो, इट इज वेरी ओपन टू सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये तो है भाई आपका क्लोज। ठीक है, लेकिन ये इसमें आपको कैम्बियम देखने को मिलता है, सो दिस इज योर ओपन वैस्कुलर बंडल। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोनोकॉट्स के बारे में, और मोनोकॉट्स में तो क्लोज्ड होगा, मोनोकॉट्स में आपको क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा विदाउट द कैम्बियम। ठीक है, समझ आया? ये क्वेश्चन आपको अच्छे से अब रट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपको अब कॉन्सेप्ट पूरा पक्का है। ऑल राइट, चलो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। योर क्वेश्चंस इज डन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई ग्राफ्टिंग इज सक्सेसफुल इन डाइकॉट्स बट नॉट इन मोनोकॉट्स। क्यों? आंसर क्या होगा मुझे जल्दी से बताओ। व्हाट विल बी द आंसर कि ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल क्यों होती है डाइकॉट्स में लेकिन मोनोकॉट्स में नहीं होती? रीजन ओके, द आंसर इज कैम्बियम। अगेन वेरी सिंपल, भाई वैस्कुलर बंडल तो रिंग में अरेंज हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। चलो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, अभी तक हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर लिया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब हम करेंगे माइक्रो प्रोपोगेशन। देखो माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब है माइक्रो। मैंने यहाँ पे माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे ऐसे सैंपल्स ले लिए, वेरी स्मॉल सैंपल्स, जो कि क्षमता रखता है एक पूरे न्यू प्लांट को ग्रो कराने में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये एक लेबोरेटरी मेथड है जिसमें लेट्स सपोज भाई मुझे ये वाला प्लांट बड़ा पसंद है, ये प्लांट डिजीज फ्री है, बड़ी अच्छी इसकी क्वालिटी है, बड़े सुंदर सुंदर इसमें अच्छे मोटे मोटे और खूब सारे फ्लावर्स आते हैं, तो मैंने इसका थोड़ा सा एक पार्ट ले लिया। ये मैंने लेट्स सपोज इसका एक पार्ट ले लिया, जिस पार्ट को हम आगे कल्चर के लिए लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सप्लांट। क्या बोलते हैं हम? एक्सप्लांट। ठीक है, अब इस एक्सप्लांट को मैं वाटर मीडियम में ग्रो कराऊंगी। वाटर मीडियम में क्यों? अब ये तो सॉइल में थोड़ी डाल दूंगी, छोटा सा मैंने सैंपल लिया, भाई क्यों सॉइल में मैं उसको खराब करूं। मैंने उसको एक वाटर मीडियम में लिया जहाँ पे इसके अंदर ये एवी पानी नहीं है, इसके अंदर वो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी उसको चाहिए। ये जरूरी नहीं है वाटर, ये अगार अगार भी हो सकता है, इट कुड बी एनी मीडियम, इट इज अ न्यूट्रिटिव मीडियम। यहाँ पे वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को ग्रोथ के लिए चाहिए। अब धीरे धीरे भाई इसकी शूट आने लग गई, फिर इसकी रूट आने लग गई, तो मुझे क्या मिल गया? क्या मिल गया मुझे? अब एक प्लांटलेट मिल गई। आई गॉट अ प्लांटलेट। अब मेरे पास एक प्लांटलेट हो गई। ठीक है, अब इसकी मेरी मर्जी है, चाहे तो मैं इसको एक्स विट्रो में ग्रो कराऊं,
दैट इज सॉइल में ग्रो कराऊं, या मेरी मर्जी है मैं इसको और ग्रो कराऊं, लैब में ग्रो कराऊं, ठीक है। सो दिस इज माइक्रो प्रोपोगेशन, जहां पे आप छोटे छोटे सैंपल्स लेते हो, उन सैंपल्स को आप लैब में ग्रो कराते हो। देखो इसके क्या क्या फायदे हो गए माइक्रो प्रोपोगेशन के फायदे। एक तो देखो ये हो गया कि यहाँ पे बहुत ही रैंडम, बहुत जल्दी से आप ग्रो करा पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं प्लांट, क्योंकि है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, आपको प्लांट ग्रो करा के आपको पॉलिनेशन कि भाई कब तो फ्लावर, प्लांट बड़ा होगा, कब उसमें जाके फ्लावर आएगा, कब उसमें जाके पॉलिनेशन होगी, कब उसमें जाके फर्टिलाइजेशन होगी, इतना वेट नहीं करना। सिंपल एक एक्स प्लांट लिया, न्यूट्रिटिव मीडियम में डाला और प्लांटलेट मिल गई। अब ऐसी कितनी सारी प्लांटलेट ले सकती हूँ, बहुत सारी बना सकती हूँ प्लांटलेट थोड़ी सी जगह में। तो इसको लेस स्पेस भी चाहिए और इसको टाइम भी कम लगता है। और जितनी सारी प्लांटलेट्स मैंने बना दी, एक बारी में कितने सारे मैं प्लांट्स ग्रो करा सकती हूँ, तो ऑब्वियसली इसका आउटपुट भी ज़्यादा होता है। आउटपुट भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली मैं ऐसे ही प्लांट लूँगी जो कि डिजीज़ फ्री होंगे, कुछ ऐसी एक्सेप्शनल उसमें क्वालिटी होगी जो मुझको चाहिए, वो वाले मुझे प्लांट मिलेंगे। डिजायरेबल प्लांट को मैं ग्रो करा सकती हूँ, ठीक है। और क्या चीजें होंगी, एक अच्छी क्वालिटी को, बहुत अच्छी क्वालिटी को मैं लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन कर सकती हूँ, उसी प्लांट को बहुत टाइम तक स्टोर कर रख सकती हूँ। एक ही प्लांट है, एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बना सकती हूँ। सो दिस इज माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। कोई डाउट है अभी किसी को? आई होप नहीं है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो, तो अब हमने अभी तक सारा खत्म कर लिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ बच्चों ने क्वेश्चन में पूछा है अगार अगार क्या होता है। मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूँ। आपने ना कभी कोई प्लांट देखा है जो घर में उगाया हो, बैम्बू वगैरह प्लांट हो, उसमें जेली जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ना कि एक अगार अगार मीडियम होता है। अगार अगार इज नथिंग, दिमाग में ऐसा एक जेली जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन करो, जेलेटिन जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन करो, ठीक है। वो क्या करता है, वो सॉइल नहीं है, सॉइल नहीं है। सॉइल में कैसे मैं प्लांट को सीधा खड़ा होने दूंगी, तो वो उसको एक स्टिफ खड़े रहने के लिए, प्लांटलेट को खड़ा रहने के लिए वो देगा। या फिर प्लांट खड़े रहने के लिए भी मत सोचो, अगर इवन मैं उसमें कोई छोटे छोटे प्लांट्स डाल रही हूँ या कुछ भी ग्रो करा रही हूँ, एनीथिंग, कुछ भी मैं उस पर ग्रो करा रही हूँ, तो वो उसको एक सपोर्ट सिस्टम दे रहा है, समथिंग जेली लाइक जो उसको सपोर्ट सिस्टम दे रहा है। उसके अंदर मैं सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो अगार अगार कुछ ऐसा अलग सा नहीं है। बेसिकली ना ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर जिसको मैं एक सपोर्ट मटेरियल की तरह यूज़ करा रही हूँ एक्स प्लांट को ग्रो कराने के लिए, और मैंने उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, नाउ आई कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दो पेरेंट्स क्या करते हैं, ये सेम सेक्स के हो सकते हैं, अपोजिट सेक्स के हो सकते हैं। सेम सेक्स का क्यों मैंने बोला, कभी कभी याद है मैंने आपको बताया था एक पेरेंट, एग्जाम्पल टेपवर्म, जहां पे एक ही पेरेंट ने दोनों गैमीट्स बनाए, दो गैमीट्स बनाए और उसकी फ्यूजन कर दी। एक ही पेरेंट था, क्यों, क्योंकि इसी के अंदर फीमेल पार्ट भी था और मेल पार्ट भी था। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, दो पेरेंट्स जिसमें मेल एंड फीमेल, कभी कभी एक पेरेंट भी हो सकता है जिसमें दोनों सेक्सेस हों। शायद मैंने गलती से एक सेक्स बोल दिया था, सॉरी, जिसमें दोनों सेक्सेस इन्वॉल्व हों, ठीक है। पेरेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, कभी कभी एक ही पेरेंट के अंदर दोनों सेक्सेस होंगे, कभी कभी अलग अलग पेरेंट होगा। ऑलराइट, चलो फिर क्या करते हैं, ये दोनों पेरेंट्स अपने अपने गैमीट्स बनाते हैं। मेल गैमीट बना लिया, फीमेल गैमीट बना दिया, ठीक है। मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, पहली क्लास वाले देख लो बच्चों। गैमीट्स के बाद होगी इनकी फर्टिलाइजेशन। जब इनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो मिलता है जाइगोट, ठीक है। यहाँ पे हमको वेरिएशन देखने को मिलता था। क्यों वेरिएशन देखने को मिलता था, क्योंकि नंबर वन तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रही है। भाई दो पेरेंट्स की फर्टिलाइजेशन हो रही है तो वेरिएशन तो आएगा ना।
इस केस में नहीं आएगा वेरिएशन, टेपवर्म के केस में नहीं आएगा, क्योंकि एक ही टेपवर्म ने अपने अपने गैमीट बनाए। लेकिन जब दो पेरेंट्स होंगे तो वेरिएशन आएगा। नंबर 2 पॉइंट, यहां पे माइटोसिस के साथ साथ मियोसिस भी होता है। मियोसिस की वजह से ही गैमीट्स बनते हैं। जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है वो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है वो हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है। समझ आया? और ये गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से। 11th का याद करो, मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर पढ़ते थे, तो वहां पे भी वेरिएशन आ रहे हैं। तो इन दो रीजंस की वजह से जो ऑफस्प्रिंग हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिलता है उसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड, इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ना ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ पढ़ने के बारे में बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर वक्त ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक आया विच इज द डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, ये ज्यादा नहीं है, इसमें डिटेल में नहीं पढ़ना। डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? नंबर 1 इज जुवेनाइल फेज। अब देखो क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म पहले पैदा होता है, पहले बर्थ लेगा, एकदम से तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। बर्थ के बाद उनमें एक प्यूबर्टी की एज आती है। जब ये प्यूबर्टी हिट करती है ना बच्चों, इसी टाइम पे सेक्सुअल कैरेक्टर्स इवॉल्व होते हैं और ऐसे ऐसे हार्मोन्स आते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं, गैमीट्स बनते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने में मदद करते हैं। तो जो ये पूरा पीरियड होता है, द होल पीरियड बिटवीन बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक को, उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? इन केस ऑफ प्लांट्स जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स के केस में जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज बोलते हैं और वेजिटेटिव फेज को ना ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। वेजिटेटिव फेज को ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। क्यों ग्रोथ फेज बोलते हैं? क्योंकि अभी आप ग्रो कर रहे हो, अभी आप इतने प्रिविलेज नहीं हो गए आपको रिप्रोडक्शन करनी है और एक न्यू बेबी को जन्म देना है। अभी ऐसा नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन हो, पहले ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, उस एज में आएगा। तो दिस इज नोन एज द ग्रोथ पीरियड और द ग्रोथ फेज। चलो, अब ग्रोथ हो गई भाई, अब आ गया रिप्रोडक्टिव फेज। अब इसी फेज में सारी ऑर्गन्स जो कि हेल्प करती है रिप्रोडक्शन में वो डेवलप होगी। इसी स्टेज में क्या होता है, प्यूबर्टी आती है, सारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, वो सारे गैमीट्स बनते हैं। अब रिप्रोडक्शन इसी फेज में होता है। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक चीज और, लास्ट में मेरे पास बच गया सेनेसेंस फेज। अब ये सेनेसेंस फेज क्या है? तो देखो बच्चों, सेनेसेंस फेज का मतलब है एजिंग। अब भाई हमने शुरू में लाइफ स्पैन पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म पहले जन्म लेता है बाद में मर जाता है। तो भाई उसने पहले ग्रोथ हो गई, फिर रिप्रोड्यूस कर दिया, अब क्या होगा? अब वो बूढ़ा हो गया, उसकी एज हो गई है, आपका मेटाबॉलिज्म बॉडी का स्लो हो जाता है, आपके हार्मोन्स इतने एक्टिव नहीं होते, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं ह्यूमंस में। सेम प्लांट्स भी बूढ़ा हो जाता है, इतने सारे फ्लावर्स उसमें पैदा करने की कैपेसिटी नहीं रहती, रिप्रोडक्शन नहीं करा पाता। सो दैट इज द एजिंग फेज। ऑलराइट, तो दिस इज नोन एज सेनेसेंस फेज और द एजिंग फेज। चलो, अब यहां पे अगला हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, चलो, रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब है, हमने क्या देखा कि इस फेज में सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स डेवलप होंगे। ऑर्गन्स डेवलप होंगे भाई, उनमें सारे के सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स आएंगे, बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स काम करते हैं। तो ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव फेज में आती है। तो फिर प्लांट्स के केस में रिप्रोडक्टिव फेज अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि प्लांट्स को बनाने होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावर। तो हम यहाँ पे फ्लावरिंग के लिए पढ़ेंगे और
ह्यूमंस के केस में रिप्रोडक्टिव फेज में हम ब्रीडिंग पढ़ेंगे, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, हम ये सारी चीजें करेंगे. सो दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम प्लांट्स में मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक डिस्कस करेंगे, एनिमल ब्रीडिंग करेंगे, हम प्लासेंटल फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द डिफरेंस इवन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज के लिए इतना ही. अब आज की ये क्लास फिनिश होती है. नेक्स्ट क्लास बच्चों आपकी फिजिक्स की होने वाली है, तो सचिन सर का वेट कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आप अपने डाउट्स लेके आएंगे. मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और थोड़ा सा पढ़ के आएंगे. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.